नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज के अंक में हम बात करेंगे भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा की गई ड्वार्फ आकाश गंगाओं के निर्माण से जुड़ी नई खोज की। बताएंगे भारत के किस संस्थान की टीम ने जीता हाल ही में आयोजित डीडी रोबोकॉन 2022 का खिताब। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। एस्ट्रोसैट की मदद से बौनी आकाश गंगाओं के निर्माण का रहस्य हुआ उजागर। अंतर विश्वविद्यालय केंद्र खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय दल का ताजा अध्ययन। दिल्ली में डीडी रोबोकॉन 2022 का आयोजन हुआ संपन्न। फाइनल जीतने वाली टीम का 21 अगस्त को भारत में ही आयोजित होने जा रही अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 12 देशों की टीमों से होगा मुकाबला। 75 साल में इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत बनाने वाले नवाचारों की यादगार। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अग्रणी रहे विचारों और नीतियों को किया जा रहा है नमन। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान की एक झलक। आजादी का अमृत महोत्सव थीम के तहत 75 दिनों तक की जा रही है देश के 75 तटों की सफाई। और अब खबरें विस्तार से। भारत की पहली मल्टी वेवलेंथ अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट का उपयोग कर किए गए हालिया अध्ययन में वैज्ञानिकों को पता चला है कि बौनी आकाश गंगा के बाहरी क्षेत्र में तारों का निर्माण करने वाले समूह आकाश गंगा के मध्य क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होते हैं और आकाश गंगा के द्रव्यमान और चमक का विकास करने में मदद करते हैं। ये खोज अंतर विश्वविद्यालय केंद्र खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल द्वारा की गई है। पेश है ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। ब्रह्मांड की अनंत सीमाओं में अरबों तारों से भरी आकाश गंगाएं, जिनमें छिपे हैं इस पूरे ब्रह्मांड के बनने के रहस्य। विभिन्न आकार की इन आकाश गंगाओं के बारे में हम जितना जानते जा रहे हैं, जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती जाती है। विशाल आकाश गंगाओं में से एक हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी भी है। ऐसी विशाल आकाश गंगाएं करीब 10 बौनी यानी ड्वार्फ आकाश गंगाओं से घिरी हुई हैं। इन ड्वार्फ गैलेक्सीज में अक्सर तारों का निर्माण होता रहता है, लेकिन बौनी आकाश गंगाएं किस तरह तारों को जमा करती हैं और फिर कैसे नई आकाश गंगाओं का विकास होता है, ये अभी तक एक पहेली जैसा है। वैज्ञानिक लगातार इन रहस्यों को समझने पर काम कर रहे हैं। हाल ही में भारत की पहली समर्पित बहुतरंग दैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट द्वारा अध्ययन कर रहे शोध दल ने प्रत्यक्ष रूप से ड्वार्फ आकाश गंगाओं के निर्माण को दर्ज करने में सफलता हासिल की है। यह खोज अंतर विश्वविद्यालय केंद्र खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में प्राध्यापक डॉक्टर कनक साहा के नेतृत्व में तेजपुर विश्वविद्यालय के शोध विद्वान अंशुमन बोरगोहेन द्वारा अमेरिका और फ्रांस के खगोलविदों के साथ मिलकर की गई है। Using AstroSat, we have discovered young star-forming complexes outside the boundary. एस्ट्रोसैट का उपयोग करके हमने इन कम द्रव्यमान वाली आकाश गंगाओं या बौनी आकाश गंगाओं की सीमा के बाहर युवा तारे बनने वाले परिसरों की खोज की है और हम इन युवा तारों द्वारा परिसरों को बाहर से अंदर की ओर स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक समय पैमाने की गणना भी करते हैं। और हमने सैद्धांतिक गणना और देखे गए डेटा का उपयोग करते हुए पाया है कि यह समय पैमाना आकाश गंगाओं के जीवन काल से छोटा है और शायद इसी तरह छोटी आकाश गंगाएं ग्रो करती हैं। Shorter than the galaxy's lifetime, and which is probably how the small galaxies grow. एस्ट्रोसैट भारत की पहली खगोल शोध को समर्पित वेधशाला है, जिसे इसरो द्वारा सितंबर 2015 में लॉन्च किया गया था। यह वेधशाला ऑप्टिकल, अल्ट्रावायलेट, निम्न और उच्च ऊर्जा विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के एक्सरे क्षेत्रों में ब्रह्मांड का अवलोकन करने में सक्षम है। दुनिया के सभी प्रमुख खगोल विज्ञान संस्थान और कई भारतीय विश्वविद्यालय एस्ट्रोसैट द्वारा अवलोकन का लाभ उठाते हैं।
एस्ट्रोसैट के अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का उपयोग कर खगोलविदों ने 1.5 से 3.9 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर मौजूद 12 ड्वार्फ आकाशगंगाओं के बाहरी क्षेत्र में मंद अल्ट्रावायलेट प्रकाश उत्सर्जन का पता लगाया है, जिससे ये पता लगता है कि मौजूदा यंग स्टार 150 मिलियन वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं, जो अब इन आकाश गंगाओं की बाहरी सतह पर बनते हुए दिखाई देते हैं। अवलोकन में प्रत्यक्ष रूप से देखा गया है कि बाहरी क्षेत्र में तारों का निर्माण करने वाले समूह आकाशगंगा के मध्य क्षेत्र की ओर स्थानांतरण करते हैं और आकाशगंगा के द्रव्यमान और प्रकाश संबंधित विकास में योगदान करते हैं। ड्वार्फ आकाशगंगाओं में संयोजन की प्रक्रिया को दर्ज करना काफी अहम माना जाता है। ऐसे में यह खोज आकाशगंगा की उत्पत्ति और विकास को बड़े रूप में समझने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा सकती है। भारतीय वेधशाला द्वारा भारतीय शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किया गया यह अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका नेचर में प्रकाशित किया गया है। कोरोना महामारी के चलते लगभग 2 साल बाद डीडी रोबोकॉन 2022 का ऑफलाइन आयोजन किया गया। आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती के सहयोग से आयोजित की गई इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में देश भर के शैक्षणिक संस्थानों से चयनित टीमों ने हिस्सा लिया। खास बात यह है कि इस बार एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन रोबोकॉन अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता भी भारत में ही आयोजित की जा रही है, जिसमें डीडी रोबोकॉन जीतने वाली टीम भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। और जानकारी के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। महामारी के 2 साल बाद एक बार फिर रोबोटिक्स के महारथी एक जगह जमा हुए। मौका था दूरदर्शन रोबोकॉन 2022 का, जिसका आयोजन 16-17 जुलाई को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में किया गया। आईआईटी दिल्ली और दूरदर्शन के सहयोग से आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की टीमें शामिल हुईं। डीडी रोबोकॉन 2022 के लिए पंजीकृत इंजीनियरिंग संस्थानों की 80 से ज्यादा टीमों में से 43 टीमों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इस साल के रोबोकॉन का थीम प्राचीन भारतीय खेल लागोरी को रखा गया। लागोरी भारतीय पारंपरिक खेलों में से एक है, जिसकी शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी। 1990 के दशक तक सबसे लोकप्रिय खेलों में रहे इस खेल में एक टीम एक के ऊपर एक पत्थर रखकर बनाए गए लागोरी को गेंद से गिराती है और फिर उसे लागोरी को दोबारा बनाना होता है। इसी बीच दूसरी टीम गेंद के द्वारा उन्हें आउट करने की कोशिश करती है। जो कार्य पहले हो जाए वो करने वाली टीम जीत जाती है। रोबोकॉन में यही कार्य रोबोट द्वारा किया जाना था। इस बार की प्रतियोगिता में आई विभिन्न टीमों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इंजीनियरिंग के छात्रों द्वारा तैयार किए गए रोबोट्स ने लागोरी खेल को बखूबी खेला। लागोरी के खेल में एक के बाद एक टीमों ने अपने रोबोट्स के द्वारा टास्क को पूरा करने में पूरी जान लगा दी, लेकिन जो समय सीमा के अंदर टास्क पूरा कर सका वो ही आगे बढ़ा। डीडी रोबोकॉन 2022 का फाइनल अहमदाबाद के प्रौद्योगिकी संस्थान निरमा विश्वविद्यालय और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च पुणे के बीच खेला गया। Ladies and gentlemen, we have the finals. शुरुआत निरमा विश्वविद्यालय की टीम ने की। उन्हें लागोरी तोड़ने के लिए 15 सेकंड का समय दिया गया, जो उन्होंने पहले ही शॉट में पूरा कर लिया। इसके बाद बॉल हिटिंग के 45 सेकंड का टास्क भी निरमा विश्वविद्यालय की टीम ने समय रहते हासिल कर लिया। Best score ever. इसके बाद बारी आई अभेद्य टीम GCER पुणे की, और वो बॉल हिटिंग का टास्क दिए गए टाइम में पूरा करने से चूक गए।
इस जीत से उत्साहित निर्मा विश्वविद्यालय की टीम के लिए मौका था 45 सेकंड में लागोरी को पाइल अप करने का। समर्थकों के प्रोत्साहन के बीच सधे हुए तरीके से निर्मा टीम के रोबोट ने यह टास्क भी सही समय पर पूरा कर डीडी रोबोकॉन 2022 का फाइनल जीत लिया। Will that stay on top? There's still 3 seconds. 2-0. Finals of DD Robocon 2022. The winner team will represent India in Robocon International. Government College of Engineering from Avsari scored 55 points, whereas Institute of Technology, Nirma University from Ahmedabad scored 65 points. So the winner of DD Robocon 2022 is Institute of Technology, Nirma University. Congratulations to Nirma University. इस 2 दिवसीय आयोजन को 150 से ज्यादा प्राध्यापकों, तकनीकी कर्मचारियों और छात्रों की टीम ने मिलकर सफल बनाया। विनिंग सेलिब्रेशन के बाद इस मौके पर भाग लेने वाली टीमों, बेहतर प्रदर्शन करने वाले रोबोट्स और कार्यक्रम का संचालन कराने वाले लोगों को विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा गया। ये भारतीय युवाओं की नवोन्मेषी सोच का सफल प्रदर्शन था। चैंपियन प्रौद्योगिकी संस्थान निरमा विश्वविद्यालय अहमदाबाद टीम अब 21 अगस्त को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। To all of you, we would like to make a couple of offers. आप सभी को हम कुछ प्रस्ताव देना चाहते हैं। पहला यह है कि हम जल्द ही रोबोटिक्स में एक नया मास्टर प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं और मुझे आशा है कि हम आप में से कुछ को जल्द यहाँ IIT दिल्ली में देखेंगे। हमारे पास प्रोफेसर साहब भी हैं जिन्होंने आपको रोबोटिक्स के बारे में बताया है। हमारे पास कोबोटिक्स के लिए इंडिया हब है और आप में से जो अपने विचारों को आगे ले जाना चाहते हैं और इस विचार को चलाना चाहते हैं या नई कंपनी शुरू करना चाहते हैं, कृपया हमसे बात करें, हम आपको मंच प्रदान करेंगे। Please talk to us. We will provide you the platform. रोबोकॉन की शुरुआत रोबोटिक्स के क्षेत्र में नवीन विचारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ABU एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन द्वारा की गई थी। इसके तहत राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में चुने गए प्रतिभागी हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, जिसकी मेजबानी किसी एक सदस्य देश द्वारा की जाती है। भारत को आजाद हुए 75 साल हो रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और उन तमाम नायकों, नीतियों को नमन कर रहा है जिन्होंने आजादी से लेकर देश को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया है। इसी कड़ी में हम पिछले 75 वर्ष में देश के इनोवेशन इकोसिस्टम को विकसित करने वाले नवाचारों को याद कर रहे हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। साल 1963 में भारत को भाखड़ा बांध के रूप में सबसे बड़ी सौगात मिली। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध था। आजादी के कुल 16 साल में इतना बड़ा बांध तैयार करना देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। बिलासपुर में सतलज नदी पर बने इस बांध का निर्माण 1948 में शुरू हो गया था। इसकी आधारशिला में कंक्रीट की पहली बाल्टी देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डाली थी और इसे न्यू टेंपल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया नाम दिया था। 518.25 मीटर लंबे और 9.1 मीटर चौड़े इस बांध के गोविंद सागर रिजर्वायर में करीब 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी स्टोर किया जा सकता है। इस बांध के बनने से पेयजल, सिंचाई और खासकर बिजली उत्पादन में भारत उस समय आत्मनिर्भर बना था। आजादी के बाद भारत खुद को हर क्षेत्र में विकसित करने के लिए तेजी से फैसले ले रहा था।
ऐसा ही एक फैसला था उच्च शिक्षा में भारतीय प्रबंध संस्थान यानी IIM की शुरुआत। भारत के योजना आयोग की सिफारिश पर पहला भारतीय प्रबंध संस्थान 1961 में कलकत्ता और इसी वर्ष दूसरा अहमदाबाद में स्थापित किया गया। IIM का उद्देश्य भारतीय युवाओं को प्रबंध के क्षेत्र में स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट और कार्यकारी कार्यक्रम जैसे पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना था। आज पूरे भारत में 20 भारतीय प्रबंध संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं, जो न सिर्फ भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर भी जाने पहचाने जाते हैं। भारत को खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाने में हरित क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान है। 1960 में तत्कालीन भारत सरकार और कृषि एवं खाद्यान्न मंत्री बाबू जगजीवन राम की प्रेरणा से MS स्वामीनाथन कमेटी का गठन किया गया। स्वामीनाथन को ही भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उनकी सिफारिशों को लागू कर कृषि क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन आया। इसके तहत कृषि अनुसंधान को बढ़ावा, कृषि केंद्रों की स्थापना, उर्वरकों का इस्तेमाल, खेती के पैटर्न और तरीकों में बदलाव, नवीन तकनीक के इस्तेमाल पर बल दिया गया, जिससे बहुत ही कम समय में आश्चर्यजनक परिणाम सामने आने लगे। इसी अप्रत्याशित प्रगति को हरित क्रांति कहा गया। 15 सितंबर 1959 को टेलीविजन इंडिया के नाम से ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से देश के पहले टीवी चैनल की शुरुआत की गई। यह प्रसारण आधे घंटे के लिए हफ्ते में 3 दिन किया जाता था। उस समय इस चैनल पर सिर्फ स्कूली बच्चों और किसानों के लिए शैक्षणिक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे। 1965 से यह प्रसारण रोजाना शुरू हो गया और इसी साल से 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन भी जारी किया जाने लगा। 1975 में 6 राज्यों में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया, जिसके तहत राज्यों में लोगों के लिए सामुदायिक टीवी लगाए गए और इसी साल इसे दूरदर्शन का नाम दिया गया। 1976 में दूरदर्शन को ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान की शुरुआत की है। 5 जुलाई से 17 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत थीम दिया गया है, जिसमें 75 दिनों तक देश के 75 तटीय क्षेत्रों की सफाई की जा रही है। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के तहत पिछले दिनों में आयोजित गतिविधियों की एक झलक।
और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। पृथ्वी की कक्षा में परिचालित 10 संचार उपग्रहों को भारत सरकार ने अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत संचालित न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया है। यह जानकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और अंतरिक्ष विभाग मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी। इन उपग्रहों का हस्तांतरण अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में देश की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की भूमिका को मजबूत करना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने 2020 में किए गए सुधारों के माध्यम से कई कदम उठाए हैं, जो निजी क्षेत्र की संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशनल एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस को इस क्षेत्र में गतिविधियों को नियंत्रित और अधिकृत करने की एजेंसी के रूप में बनाया गया है। यह प्रयास भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों को समान अवसर प्रदान करेंगे। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन ने ग्लेशियरों पर पड़ रहे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के विपरीत एक नए सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। शोधकर्ताओं ने इस रहस्य को सुलझाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है कि काराकोरम रेंज में ग्लेशियरों के कुछ हिस्से ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमनदों को पिघलने से क्यों रोक रहे हैं। उन्होंने पाया है कि ग्लेशियर क्षेत्र में कुछ ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित नहीं हो रहे और उनमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आ रहा है। शोधकर्ताओं ने काराकोरम विसंगति नामक इस घटना को पश्चिमी विक्षोभ के अभी हाल में हुए पुनरुद्धार के लिए जिम्मेदार ठहराया है। यह अध्ययन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम द्वारा समर्थित था। वैज्ञानिकों की गणना से यह पता चलता है कि हाल के दशकों में काराकोरम के मुख्य ग्लेशियर क्षेत्रों में हिमपात की मात्रा के पश्चिमी विक्षोभ के योगदान में लगभग 27% बढ़ोतरी हुई है, जबकि बिना पश्चिमी विक्षोभ स्रोतों से होने वाली बारिश में लगभग 17% की कमी आई है, जो इस अध्ययन के दावों को मजबूत करती है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 जारी की। उन्होंने कहा कि 2021 में $80 बिलियन रही भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2030 तक $300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छू लेगी। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए विशेष इग्निशन ग्रांट कॉल भी लॉन्च की। साथ ही बायोटेक समाधान विकसित करने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 25 स्टार्टअप और उद्यमियों को 50-50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। भारत दक्षिण एशिया में शीर्ष 3 और विश्व में बायोटेक्नोलॉजी के शीर्ष 12 स्थानों में से है और वैश्विक बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में देश की लगभग 3% हिस्सेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग और BIRAC द्वारा समर्थित बायोफार्मा कंपनियों जैसे कुछ तथ्यों को कोविड टीकों के विकास और निर्माण के लिए लगभग $71 मिलियन के रिस्क फंडिंग के साथ प्रस्तुत किया। इस साल के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारतीय छात्रों ने स्वर्ण, रजत और कई कांस्य पदक हासिल किए हैं। छात्रों ने पिछले 2 सप्ताह में गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान में आयोजित ओलंपियाड में यह पदक हासिल किए हैं। गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान ओलंपियाड में एक छात्र ने स्वर्ण पदक और टीम के अन्य सदस्यों ने रजत और कांस्य पदक पाने में सफलता हासिल की है। प्रांजल श्रीवास्तव नाम के छात्र ने मैथमेटिकल ओलंपियाड में गोल्ड हासिल किया है। बाकी 5 लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वहीं देवांशु मालू ने रजत पदक प्राप्त किया है। इस आयोजन में 25 देशों के 350 से अधिक छात्रों ने भाग लिया, जहां भारत को सिंगापुर, कजाकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से 11वें स्थान पर रखा गया।
बायोलॉजी ओलंपियाड में देश ने 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। इस प्रतियोगिता में 62 देशों ने भाग लिया था। रसायन विज्ञान ओलंपियाड, जिसमें 83 देशों ने भाग लिया, भारत ने 4 रजत पदक जीते हैं। आज के हमारे इस अंक में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50, सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।